हेलो एवरीवन, न्यू लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका सिंह, आपकी हिस्ट्री की टीचर। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सिकंदर, जो कि अलेक्जेंडर, उनके बारे में। चलिए आइए पढ़ते हैं। सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में यूनान के प्रांत मेसिडोनिया में हुआ था। इनके पिता का नाम फिलिप्स था और अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 20 वर्ष की आयु में मेसिडोनिया की गद्दी पे बैठे। मेसिडोनिया की गद्दी पे कौन? सिकंदर। किस वर्ष में बैठे? तो 20 वर्ष की आयु में बैठे और इन्होंने अपना विश्व विषय का अभियान प्रारंभ कर दिया। विश्व विषय मतलब उन्होंने अपना जीत का प्रारंभ, जो होता है ना, जीत करने के लिए दूसरे राज्य को हड़पना, वहाँ पे शासन करना, अन्य अलग अलग देश में जाना। तो सिकंदर क्या किए? विश्व विषय का अभियान प्रारंभ कर दिए। इन्होंने 327 बीसी में ईरान पर आक्रमण किया। इन्होंने 327 बीसी में पहला आक्रमण कहाँ किया? तो ईरान पे किया। ईरान में कौन सा साम्राज्य चल रहा था? इस समय ईरान में हकमनी शासन चल रहा था। ईरान में उस समय कौन सा शासन चल रहा था? तो हकमनी शासन चल रहा था। यहाँ के शासक दारा तृतीय थे। यहाँ के जो शासक थे, ईरान के जो राजा होंगे पहले से, वहाँ जो हकमनी साम्राज्य चल रहा था, तो वहाँ के राजा का नाम क्या था? दारा तृतीय। आप ये ना प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो सुनते हैं ना, ये क्या होता है ना कि एक नाम होता है दारा। पहले जो राजा रहे होंगे उसका ना दारा प्रथम रख देते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है ना। अब इस शासक में 3 नाम से कहीं दारा आए होंगे तो अब हम लोग कैसे इसे कोट करेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन राजा है? इसलिए दारा 1, दारा द्वितीय, दारा तृतीय लगा दिया जाता है। मतलब ये तीसरे नंबर के थे। दारा नाम से ये तीसरे नंबर के शासक थे। यहाँ के शासक दारा तृतीय थे। सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित कर दिया। सिकंदर क्या किया? ईरान के जो राजा थे हकमनी साम्राज्य के, दारा तृतीय को क्या किया? पराजित कर दिया। फिर वहाँ पे वो अपना हासिल कर लिया। सिकंदर ने दारा तृतीय को पराजित कर दिया। ईरान के विजय के पश्चात सिकंदर भारत की ओर बढ़ा। जब ईरान को विजय कर लिया तो सिकंदर क्या? भारत की ओर बढ़ा। सिकंदर जो कि अलेक्जेंडर, वो क्या किया? भारत की ओर बढ़ा। और उस समय उत्तर पश्चिम भारत में राजनीतिक विखंडन की स्थिति थी। उस समय जो था उत्तर और पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत कौन हो गया? उत्तर और पश्चिम भारत आपका क्या कहते हैं? गुजरात से लेकर और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? नॉर्थ में है ना। और क्या कहते हैं? गुजरात। देखिए, सपोज मैं आपको भारत का एक छोटा सा मैप बना के दिखा रही हूँ। देखिए, इसे मैं समझा दूंगी आपको। समझाने के लिए बना रही हूँ। देखिए, ये भारत है, ठीक है। ये उत्तर, नॉर्थ, वेस्ट, उत्तर पश्चिम, इस हिस्सा में विखंडन चल रहा था। राजनीतिक विखंडन क्या चल रहा था? इस हिस्सा में, भारत के नॉर्थ से लेके वेस्ट, इस दिशा में। तो यहाँ पे क्या है? गुजरात है। यहाँ क्या है? जम्मू कश्मीर है। तो इस जो एरिया में है ना, क्या चल रहा था? राजनीतिक विखंडन चल रहा था। विखंडन की स्थिति थी और कोई भी राज्य बहुत ही शक्तिशाली नहीं था। और क्या था कि कोई भी जो राज्य था ना उस समय भारत में, ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हुआ था। इस समय तक्षशिला के शासक अंभी थे। आपको पढ़ाए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय, सबसे सर्वप्रथम विश्वविद्यालय। उसमें उसके शिष्य कौन कौन से थे? चाणक्य थे और पाणिनि थे। पढ़ाए थे ना आपको कल चाणक्य और पाणिनि के बारे में। तो देखिए, इस समय तक्षशिला के शासक कौन थे? आंभी थे। और आंभी ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आंभी जो था वो युद्ध से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि सिकंदर बहुत बड़े, मतलब सेना उनका था। सिकंदर जो थे काफ़ी ताकतवर थे। तो आंभी सोचे कि युद्ध करेंगे हम ऐसे ही पराजित होंगे, इससे अच्छा हम अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं। आत्मसमर्पण की खुद से हम अपना राजपाट उनको दे देते, उनके अंडर में काम करेंगे। तो क्या किया? आंभी जो है वो कहाँ का शासक था? तक्षशिला के। उसने क्या किया? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इस समय वे झेलम और चेनाब नदियों के मध्य पोरस राज्य स्थित था। उस समय झेलम और चेनाब नदी है ना, उसके बीच नदियों के मध्य में ना एक ना पोरस राज्य स्थित था।
राज्य का नाम था पोरस। पोरस राज्य स्थित था। पोरस ने सिकंदर की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। पोरस जो है वो सिकंदर की, पोरस एक मानो मतलब उन्होंने क्या किया, अधीनता मानने से इनकार कर दिया। वो आत्मसमर्पण नहीं किया, वो मानने से क्या किया, इनकार कर दिया। एक होता ना कि भाई सबका अपना अपना ईगो होता है, वो नहीं माना, वो क्या कर दिया, इनकार कर दिया। परिणाम स्वरूप सिकंदर और पोरस के बीच झेलम विवस्त्रता और हाइडोस्पीज का युद्ध लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया, तो पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध, तो विवस्त्रता या हाइडेस्पीज, विवस्त्रता या हाइडेस्पीज का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, परंतु उसने पोरस राज्य वापस कर दिया। पोरस को पराजित कर दिया, फिर भी वो क्या किया, पोरस राज्य को अपने अधीन नहीं किया, उसे वापस कर दिया। पोरस को क्या किया, वापस कर दिया। अब सिकंदर ने पाटलिपुत्र की ओर देखा। 326 बीसी में जो सिकंदर है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र का भी नया नाम क्या है, पटना है। तो सिकंदर का नजर कहाँ पड़ा, तो पाटलिपुत्र की ओर पड़ा। पाटलिपुत्र का शासक उस समय कौन था, धनानंद था। कल मैं पढ़ाई थी आपको धनानंद के बारे में, कौन बहुत क्रूर शासक था धनानंद। तो धनानंद के बारे में आपको कल पढ़ाई थी। तो पाटलिपुत्र का जो शासक कौन था, धनानंद था। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा, वो पाटलिपुत्र नहीं पहुंच पाया। सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा, परंतु वह गंगा इस पार पाटलिपुत्र नहीं पहुंच पाया। देखिए नेक्स्ट, सिकंदर के प्रमुख सैन्य कमांडर, सिकंदर जो थे अलेक्जेंडर, उनके कमांडर का नाम देखिए, सेल्यूकस निकेटर और नियोर्कस। नियोर्कस जो थे ना, वो नौसेना का कमांडर थे। उस समय हम लोग कहीं भी यातायात यदि करते थे देश विदेश, तो उस समय तो फ्लाइट नहीं था, क्या सुविधा था, जल मार्ग सुविधा था। जल मार्ग सुविधा था ना, तो लोग बोट से जाते थे, नाव से। तो वो कौन था, सैन्य कमांडर था, नौसैन्य कमांडर। तो कौन था, तो नियोर्कस जो था नौसैन्य कमांडर। फिलिप्स, फिलिप्स कौन थे, फिलिप सिकंदर के पिताजी का नाम है। और सिकंदर ने भारत में 2 नगर बसाए। सिकंदर जो है भारत में 2 नगर बसाया, एक है निकेया नगर और दूसरा है गुफा केला। एक क्या है, निकेया नगर, और दूसरा क्या है, गुफा केला। 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो गया। 323 बीसी में सिकंदर का मृत्यु कहाँ हो गया, बेबीलोन, जगह का ये नाम है। ये क्या है, बेबीलोन क्या है, जगह का नाम है। उसके बाद यूनानी आक्रमण के प्रभाव देखिए। उसके बाद धीरे धीरे ना भारत पे आक्रमण होना स्टार्ट हो गया। देखिए यूनानी आक्रमण के प्रभाव, गंधार मूर्ति कला पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव, गंधार मूर्ति कला पर यूनानी आक्रमण का प्रभाव। गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिरस के क्षेत्र में यूनान का ऋणी था। भारत जो था वो ज्योतिरस क्षेत्र में, ज्योति नाम इंसान का नहीं है, ज्योतिरस, ज्योतिषी जो नहीं होते हैं, जो हमारा कुंडली देखते हैं, उसमें क्या था, ज्योतिरस क्षेत्र में यूनान का ऋणी था, यूनान का कर्जदार था, ऋणी। इस आक्रमण के पश्चात भारत और यूनान के बीच व्यापारिक संबंधन मजबूत हो गए। इस आक्रमण के पश्चात क्या हुआ, भारत और यूनान के बीच क्या, व्यापारिक संबंध। व्यापारिक संबंध में क्या, व्यापार, जैसे यहाँ का सामान वहाँ पहुँचाना, वहाँ का सामान यहाँ पहुँचाना, तो मजबूत हो गया, मतलब अच्छा होने लगा, व्यापार लेन देन होने लगा। यूनानी के द्वारा ही पहली बार भारत ने सोन लेख के सिक्के चलाए। यूनानियों के द्वारा ही पहली बार भारत में क्या चलवाए, सोन लेख सिक्के, सोने के लेख, लिखा हुआ, सोने के जो होता है ना सिक्के के ऊपर लिखा हुआ, लेख का अर्थ लिखा हुआ, सिक्के चलवाए। नोट, ईरान में हकमनी साम्राज्य की स्थापना साइरस के द्वारा की गई थी। ईरान में जो है हकमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो साइरस के द्वारा की गई थी। इसने भारत पर असफल आक्रमण किया, परंतु हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया। इसने भारत पे आक्रमण तो किया, परंतु असफल, क्योंकि वो जीत नहीं पाया। जो इतिहासकार है हेरोडोटस, इतिहास के इतिहासकार है ना पिता हेरोडोटस, उनके अनुसार कि डेरियस प्रथम ने भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किया। तो आज का क्लास आपको समझ में आया है सिकंदर अलेक्जेंडर के बारे में, ठीक है। देख लीजिए एक और, सुकरात, वो क्या थे, सुकरात जो थे ना, राजनीतिक शास्त्र के आप सोचिए कि जनक के रूप में ही थे। तो उनके शिष्य कौन थे, सुकरात के शिष्य, उनके शिष्य का नाम आपको भी बताया है ना, नहीं अरस्तु नहीं,
सुकरात के शिष्य का नाम अभी आपको हम बताए हैं। वीडियो पोस्ट कीजिए। सुकरात के जो शिष्य है वो कौन थे? प्लेटो। सुकरात के जो शिष्य थे वो थे प्लेटो। अब प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के जो शिष्य थे ये थे सिकंदर। सिकंदर। अरस्तु कौन है? अरस्तु जीव विज्ञान का भी फादर है, बायोलॉजी का भी फादर है। अरस्तु राजनीतिक शास्त्र का भी फादर है। अरस्तु क्या क्या है? जीव विज्ञान का भी और राजनीतिक शास्त्र का भी। तो देखिए सुकरात के शिष्य कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन थे? सिकंदर, अलेक्जेंडर। आज की क्लास आपको समझ में आया है? आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ओके बाय।